नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में हम लगातार देश विदेश के मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं ताकि कोविड से जुड़े तमाम विषयों की सही जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा पाए। आज के हमारे सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर उज्जवल राठौर, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं और वैक्सीन एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर उज्जवल राठौर फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में बतौर वायरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। वो उस टीम का हिस्सा हैं जो सभी मेजर ह्यूमन पैथोजेनिक वायरसेस इंक्लूडिंग कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च करती आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उज्जवल राठौर आपका लल्लन टॉप अड्डा पर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर उज्जवल से हम कोरोना के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, जिनमें आता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, बायोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीन एफिकेसी, और भी तमाम बात करेंगे, लेकिन ये हमारे आज का एजेंडा होने वाला है। शुरुआत करते हैं उज्जवल जी आपकी रिसर्च स्टडी पर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में हो रही है। क्या नुएंसेस हैं उस स्टडी के, और कोरोना की जो ये सेकंड वेव है उससे हमारी लड़ाई में इस स्टडी को किस तरह से देखा जाए, उस बारे में आप बता पाए। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो हमें ये बताती है कि जब किसी इंसान के शरीर के अंदर वायरस घुसता है और इंसान के सेल्स के अंदर वायरस घुस जाता है, तो वहां पर जाकर वो क्या करता है। वायरस बहुत छोटा सा होता है और हम उसके मुकाबले काफी बड़े हैं, तो वायरस अपने पास बहुत कम सामान लेकर आता है, लेकिन उस कम सामान से वो हमारा पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेता है। तो वो हाईजैक कैसे करता है? तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स बनाता है, वो इंसान के शरीर में बनने वाले प्रोटीन्स को कैसे पकड़कर अपना काम करवाते हैं, हमें समझने पे काम करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि ऐसी दवाइयां कैसे पता लगाएं जो वायरस हमारे सिस्टम को हाईजैक कर रहा है, उसको अपने कंट्रोल में कर रहा है, उसको रोके कैसे। तो जो हम लोगों ने अभी अपनी रिसर्च में दवाइयां पता लगाई हैं, उनमें से 26 से ज्यादा दवाइयों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस के इलाज के लिए नई से नई दवाइयां मिल पाएं। और आई थिंक सेकेंड वेव जो इंडिया में अभी आई है, उस पर हमारा काम इस तरह से हेल्प करता है कि वो समझने में हमें हेल्प करता है कि जब किसी को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो किस तरह की दवाइयां उस पेशेंट के मैक्सिमम काम आ सकती हैं। जी, भारत की लार्ज पॉपुलेशन, अभी जैसे हमने बात की थी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की। हाँ जी। भारत के लार्ज पॉपुलेशन साइज को देखते हुए अगर हम बात करें कि किस तरह से वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो इस रैपिड टेस्टिंग में मददगार साबित हो सकती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की परिस्थिति में रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास, संसाधन बहुत कम है और हर जगह आरटीपीसीआर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं, मशीन चाहिए होती हैं। तो रैपिड टेस्टिंग ऐसे में काफी यूजफुल है। रैपिड टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा मैं बोलूंगा ऐसी जगहों पर है जहां पर हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो रैपिड टेस्टिंग का पहला स्टेप होता है टेस्टिंग में। तो रैपिड टेस्टिंग काफी सारे केसेस को मिस कर जाता है। लगभग बेस्ट से बेस्ट सिनारियो में 50% पॉजिटिव केसेस को रैपिड टेस्टिंग पकड़ पाती है। लेकिन क्योंकि वो इतना आसान है करना कि उसको कोई भी कर सकता है, और क्योंकि वो बहुत फास्ट रिजल्ट देती है, आपको 15 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, कि आरटीपीसीआर में कम से कम 1 दिन लगता है रिजल्ट आने में। तो आप बहुत फटाफट से रैपिड टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि एक सर्टेन फ्रैक्शन जो पॉजिटिव है, और उसको आइसोलेट कर सकते हैं जल्दी बाकी लोगों से। जबकि आरटीपीसीआर के केस में आपको ज्यादा समय लगेगा, ऑल्दो आरटीपीसीआर 80% तक केसेस पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी 50% केसेस जल्दी पकड़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जी क्योंकि आप जी, लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। इसी पर लोगों को इसी रैपिड एंटीजन, अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट की अगर हम बात करें, तो लोगों को इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है 50% जो आप बात कर रहे थे वो सही नहीं आती, तो लोग कतराते हैं उसे करवाने से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और पहली चीज, अगर आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल में बोला जाता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए, तो बिल्कुल मत हिचकिए, सबसे पहले वो कराइए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो आप पक्का कंफर्म्ड हैं कि आप पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब 100% पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया और आपको सिम्टम्स हैं, या आपको कोई एक्सपोजर हुआ है, आपको लगा आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे और अब आपको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपको फिर आरटीपीसीआर के लिए जाना चाहिए। तो पहला स्टेप हमेशा रैपिड एंटीजन टेस्ट हो सकता है, उसमें नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर की जरूरत है। ओके,
डॉक्टर, अभी एक भारत में हालिया खबर आई कि जो हमारे सीनियर वायरोलॉजिस्ट थे शाहिद जमील जी, उन्होंने अपने इंसाकॉग INSACOG उस संस्था से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और ये बातें सामने आ रही थी कि भारत सरकार एविडेंस बेस्ड जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट योरसेल्फ, आप कैसे इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? शहीद जमील जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग उनके की हुई रिसर्च को पढ़कर बड़े हुए हैं और वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड वायरोलॉजिस्ट हैं। तो ये जो एजेंसी जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया, ये एजेंसी क्या करती थी? ये एजेंसी भारत सरकार ने दिसंबर में बनाई थी, ये पता करने के लिए कि जो भारत में वायरस जो फैल का इन्फेक्शन जो फैल रहा है, उसमें कौन से वेरिएंट्स फैल रहे हैं, कौन से म्यूटेंट्स चल रहे हैं। और ये पता लगाने के लिए अगर किसी दूसरे देश में पैदा होने वाला कोई वेरिएंट हमारे देश में आ गया है, तो हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाए, या हमारे देश में नए वेरिएंट्स अगर नए म्यूटेंट्स वायरस के फैल रहे हैं तो कौन से हैं, और उनको जल्दी से जल्दी रोकने का उपाय किया जाए। तो ये इस एजेंसी से उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा किस कारण से दिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिस जिस स्पीड से इस एजेंसी को काम करना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं हो रहा था। मतलब एजेंसी का इनिशियल एजेंडा था कि लगभग 5% जितने भी इन्फेक्शन इंडिया में हो रहे हैं उन सबको सीक्वेंस किया जाए। मतलब सीक्वेंस करने का मतलब ये होता है कि जब जो वायरस आपको है, हर वायरस जैसे आप, मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, उस नाम से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसी वायरस के अंदर एक 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 तरह का जैसे मेरे नाम में UJJWAL उज्जवल मेरा नाम हुआ, तो ऐसी वायरस के अंदर भी ऐसे लेटर्स होते हैं। उस लेटर से हम वायरस को पहचान सकते हैं कि वायरस किस तरह का है। वो लेटर्स बदल जाएं तो वो म्यूटेंट बन जाता है। तो ये सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो लेटर्स बदल के क्या हो गए। अगर मेरा नाम अगर मैं किसी चीज का नाम आटा है और उसमें ए की जगह टी हो जाए और वो टाटा हो जाए, तो वो आटा का एक म्यूटेंट हो गया। तो वायरस के बारे में समझने के लिए 5% का जो टारगेट रखा गया था वो इसलिए रखा गया था ताकि हम पता लगा पाए किस किस तरह के वेरिएंट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। और जितने लोग विदेशों से आ रहे थे उनकी 100% सीक्वेंसिंग की जानी थी। जी। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब मान के चलिए कि अप्रैल के समय तक लगभग 15,000 वायरस सीक्वेंसिंग ही कर पाई, जबकि केसेस हमारे देश में मिलियंस में थे, लाखों में थे। तो और वो जो सीक्वेंसिंग कर पाई, उसका भी जो डेटा होता है, वो डेटा आपको ऐसे फॉर्मेट में डालना होता है कि लोग उसको आसानी से देख पाए, साइंटिस्ट उसको देख पाए और उसके बेसिस पे रिसर्च कर पाए, समझ पाए कि क्या चल रहा है। तो वो प्रोसेस बहुत स्लो था। और वो जो जो डेटा होता है, इंडियन डेटा, वो इंटरनेशनल आपको प्लेटफॉर्म्स पे भी आप डालते हैं ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको देख पाएं, समझ पाएं कि क्या चल रहा है और उस पर रिसर्च कर पाएं। तो वो सब प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा था। तो अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो क्यों स्लो चल रहा था, बट लेकिन ये चीज बहुत दुखद है कि शहीद जमील जैसे लोगों को वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, बिकॉज हमारे देश को अभी उनकी बहुत जरूरत है, स्पेशली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। जी, बहुत शुक्रिया जो आपने ये बताया, पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग को आसान भाषा में आपने करके बताया, क्योंकि इसकी कई हम खबरों और रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं कि इसकी काफी जरूरत थी और आपने अभी यहाँ पर क्लैरिफाई किया। आगे बढ़ते हैं। अभी इस जीनोम सीक्वेंसिंग से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम जीनोम इंजीनियरिंग की बात करें, उस प्रोसेस को आप थोड़ा सा और बता पाए। और साथ में एक और चीज जो एक सुनने में आई थी कि टारगेटेड RNA रिकॉम्बिनेशन क्या प्रोसेस होता है, और क्या कोरोना वायरस में ये टूल किसी प्रकार से मदद करता है? तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का मतलब क्या होता है? डीएनए एक तरह से कोड होता है हमारे शरीर का। उस कोड से हमारे शरीर में काम जो करने वाले प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं। लेकिन डीएनए से जो प्रोटीन बनते हैं उसके बीच में एक बिचौलिया आता है, उसको आरएनए बोलते हैं। कि डीएनए में आपका जैसे कंप्यूटर में कोड लिखा होता है, ऐसे डीएनए में भी एक कोड होता है। उस कोड से पहले आरएनए बनता है, फिर उस आरएनए वाले कोड से, उस बिचौलियों से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर में काम करते हैं, जैसे आंखों में देखने के लिए एक प्रोटीन है, जीभ में स्वाद लेने के लिए एक प्रोटीन है जो हमें किसी खाने का स्वाद बताता है। तो ये वायरस एक आरएनए का वायरस है। और जहां तक इस वायरस की जीनोम इंजीनियरिंग की बात है, जीनोम इंजीनियरिंग हम लोग बहुत बार इसलिए करते हैं कि हम समझ पाए कि वो वायरस काम कैसे कर रहा है। लेकिन ये जो वायरस है, ये इसकी जो जिस तरह से इसकी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि बस वायरस का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया है और वो वैक्सीन्स के अंदर डाल दिया गया है। बट जीनोम इंजीनियरिंग के हिसाब से जो वायरस पे अभी जिस तरह की वैक्सीन बन रही है, उसमें जीनोम इंजीनियरिंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। जीनोम इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप कोई टुकड़ा
जीन का निकालें और उसकी जगह कुछ और लगा दें। तो इस वायरस के केस में ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा है, बस ये किया जा रहा है कि वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जा रहा है और उसको वैक्सीन के अंदर डाला जा रहा है, ताकि जब हमारे शरीर में वैक्सीन डाली जाए तो उस छोटे से टुकड़े को देख के हमारा शरीर ये सीख ले कि लड़ना कैसे है उससे, वायरस से। तो असली में एक तरह से किसी की दुश्मन की फोटो दिखाकर ये समझाना कि दुश्मन है, अगर आएगा तो पहले से तैयार रहो, ये वैक्सीन कर रही हैं। जी जी जी। वैक्सीनेशन पर आते हैं, चूंकि आप वैक्सीन एक्सपर्ट है, आपका ये कोर रिसर्च एरिया है। 4 करोड़ के लगभग जो सेकंड डोजेस है वो एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। प्रोसेस स्लो है ऑब्वियसली। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? चैलेंजेस आप क्या देखते हैं, और आपके क्या सुझाव होंगे इंडिया को कि एज अ वायरोलॉजिस्ट और वैक्सीन एक्सपर्ट कि वो कैसे इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये आई थिंक सबसे ज्वलंत प्रश्न है आज की डेट का, कि क्योंकि ये वेव जो चल रही है, ये अब इसके बाद अगली वेव को आने के रोकने के लिए या फिर पेंडेमिक को रोकने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र साधन है। और जिस स्पीड पे हमारे यहाँ अभी वैक्सीन लग रही हैं, उससे पहले हमें एक पहले के स्टेप पे जाना होगा कि स्पीड पे वैक्सीन बन रही हैं। तो अगर आप देखेंगे अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन कितनी बन रही है हर महीने, तो लगभग अगर मैं थोड़ा बढ़ा के भी बताऊं तो 10 करोड़ के आसपास मई में उनकी डोज बनाने की कैपेसिटी है इन दो कंपनीज के पास। तो 10 करोड़ डोज का मतलब यह है कि आप डेली 25 लाख डोज लगा सकते हैं एट मैक्सिमम। हम्म। आप तो उससे ज्यादा आप स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। और अगर आप 25 लाख डोज डेली लगाएंगे तो लगभग 1 साल लगेगा हमारे देश को वैक्सीनेट होने में। तो पहली चीज है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन का अरेंजमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, बिकॉज वो इंश्योर करेगा कि हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिन लोगों को और बीमारियां हैं, जिनको बीमार होने पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का चांस ज्यादा है, और जिससे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एकदम बहुत उस पर जोर पड़ जाता है, बर्डन पे आ जाता है, उसके लिए सबसे पहले इनको वैक्सीनेट करना चाहिए हम लोगों को। मुझे लगता है कि हमारी जो वैक्सीन पॉलिसी में चेंज आया है कि हम लोग 18+ सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी जगह हम लोगों को फिर से फोकस करना चाहिए कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन की वजह से हैं, चाहे वो अपनी एज की वजह से हैं, चाहे वो अपनी बीमारियों की वजह से हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें इसी तरह से। और ये इंश्योर करें कि अगर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि एक दिन में अपॉइंटमेंट है उन सब लोगों की और शाम को आपने वायल खोली हुई है वैक्सीन की और वो बच रही है, तो आप बाकी एज ग्रुप को भी दें ताकि वेस्टेज मिनिमाइज हो जाए। तो पहली चीज तो हमें, क्योंकि हमारी वैक्सीन अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वेस्ट करनी होगी, फिर अरेंजमेंट करना होगा वैक्सीन का कहाँ से कौन। तो मुझे लगता है जो भी वर्ल्ड वाइड वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको जितनी जल्दी हम इम्पोर्ट करने की और अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाने की, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है ये होता है कि जो बाकी काफी सारे देशों ने किया कि आप इतनी वैक्सीन ऑर्डर करिए कि आपको अगर किसी एक सप्लायर से उसकी कमी हो जाए। जैसे हम स्पुतनिक 5 आ रही है अभी इंडिया में, बट स्पुतनिक 5 के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इतनी लिमिटेड है। उन लोगों ने अभी तक 33 मिलियन वैक्सीन ही बनाई हैं और उसमें से 15 मिलियन ही एक्सपोर्ट की हैं, तो वो हमें कितना दे पाएंगे अगले कुछ महीनों में? ज्यादा नहीं दे पाएंगे हम लोगों को वो। तो वी हैव बेसिकली पहले नंबर्स इंश्योर करने हैं कि हम, वरना हम लोग इस चीज की बात करते रहेंगे कि हम सब एज ग्रुप को वैक्सीनेट करते हैं, हम अपनी वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाते हैं या वैक्सीन हेजिटेंसी कम करते हैं, बट लेकिन अगर वैक्सीन ही नहीं होगी तो जी फिर जी। आप कैसे लगाएंगे? उज्जवल जी, अगर बात करें यूएसए में, आप चूंकि वहीं पर हैं, वहां पर किस तरह का ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव का सिनेरियो रहा, और क्या हम कुछ सीख सकते हैं वहां से? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो कि जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यूएस गवर्नमेंट ने बहुत एक्सेस में वैक्सीन ऑर्डर की टाइम से पहले। उन्होंने अपने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, जब वो वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, जैसे जब ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यूके में भी डेवलप हो रही थी, तो उनको बहुत पहले $1 बिलियन का सपोर्ट दिया, ताकि वो वैक्सीन अगर 3-4 कंपनी में से भी कोई एक सक्सेसफुल हो जाए तो उनको वैक्सीन सफिशिएंट मिल जाए। तो पहला सबसे पहले ऑर्डरिंग बहुत बेटर रही। फिर दूसरी चीज ऐसा रहा कि सिस्टम वैक्सीन देने का बहुत सिंपल रहा। मतलब आप ऑनलाइन रजिस्टर करा रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करा पा रहे हैं सीधा साइट पे पहुंच जाए तो भी चल जाएगा। हम्म। और वैक्सीन वेस्टेज जो मैंने आपको बताया रोकने के लिए, कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन अगर वैक्सीन बची है तो उनके हम्म। पास एक सिस्टम उसके लिए भी था कि कैसे जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनके ही फ्रेंड्स भी आके अगर लगवा लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा इथिकल क्वेश्चन था पहले कि हम्म। अगर आप वैक्सीन वेस्ट करेंगे या फिर उसको देंगे जिसका एज ग्रुप का नंबर अभी नहीं आया है। तो वैक्सीन वेस्ट करने से अच्छा यह है कि आप उसको दे दें जिसका भी नंबर नहीं आया, कम से कम किसी के हाथ में जा रही है वो वैक्सीन, फेंकी नहीं जा रही है। फिर वैक्सीन के सिस्टम में जो सबसे अच्छा सिस्टम मैंने यहाँ पर देखा कि इन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि वैक्सीनेशन सेंटर से इन्फेक्शन ना फैले। लोगों के बीच में बहुत दूरी रखी गई, वैक्सीनेशन सेंटर खुली जगहों पे बनाए गए और उसमें सिस्टम इस तरह से रखा गया कि जब लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो उसके बाद
वो उनके पास एक बैठने के लिए जगह हो थोड़ी दूर, ताकि उनके सिम्टम्स मॉनिटर हो पाए अगर उनको कोई सीरियस सिम्टम होता है उस टाइम में। लेकिन ये इंश्योर किया गया कि भीड़ भाड़ ना हो वहां पर बिल्कुल भी। तो अभी जैसे हमारे यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, और अगर उनको बहुत घंटे वेट करना पड़े या उनको बहुत भीड़ में रहना पड़े, तो उनको वहां से भी इन्फेक्शन होने का चांस है। तो आई वुड जी से कि हम लोगों को भी एक बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग देनी होगी कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर मैनेज कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात रहे कि वहां पर भी मास्किंग, डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें बहुत मस्ट है फॉलो करना, वरना हमें वैक्सीनेशन सेंटर से इन्फेक्शन आएगा। उज्जवल जी, अगले सवाल पर आते हैं। बच्चों के कोरोना वैक्सीन ट्रायल्स को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे। कई लोग इस संशय में थे कि बच्चों को क्यों नहीं लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन, क्या। और चूंकि बातें ये चल रही थी कि जो सेकंड वेव में है वो बच्चे भी अफेक्ट हुए हैं, तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि क्या बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगानी अभी फिलहाल जरूरी है? और व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग? मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि हम उन लोगों को वैक्सीन लगाए जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने से, हॉस्पिटलाइज होने का, डेथ होने का। हम्म। और वो रिस्क सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को है। और तो सबसे पहले वैक्सीनेशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। फिर दूसरी चीज आती है कि बच्चों को कब वैक्सीन लगाएं और वो डिसीजन कैसे होगा। तो क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं बच्चों के खत्म, अभी जो वैक्सीन हम इंडिया में यूज कर रहे हैं उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए। कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ है अभी, बट इट्स वो पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक हमारे को ये पता ना चल जाए कि बच्चों में जब हम ये वैक्सीन देते हैं तो उससे बचाव कितना होता है और वो कितनी सुरक्षित है, तब तक बच्चों में वैक्सीन शुरू नहीं हो सकती है। बारे में बात हो रही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स दे वांट टू स्टार्ट, क्योंकि इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बच्चों को भी देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी प्रायोरिटी तो काफी टीवी में बात आ रही है कि बच्चों को या यंग लोगों को वायरस ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है ये। बट अगर आप नंबर्स देखेंगे एक्चुअली, तो आप ये देखेंगे कि बच्चों का केस में सीरियस इन्फेक्शन का रेट बहुत ही लो है। हम्म। वो उनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है। तो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। जी लेकिन बच्चों के केस में उनको हॉस्पिटल जाना पड़े ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर 2-3 दिन बुखार रहकर उतर जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको उनको मतलब बहुत ही कम बच्चों के केस में ऐसा होता है कि केस सीरियस हो। तो मेरे हिसाब से फोकस ये होना चाहिए कि हमें पहले अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन को सबको वैक्सीनेट कर दें। और आप ये देखिए कि अगर आप बड़ों को भी वैक्सीनेट कर देते हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर के भी सब लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं, अगर आपके घर में 4 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं, तो उन 4 लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस कम हो गया। और वैक्सीन सिर्फ इन्फेक्शन होने का चांस कम नहीं करती, वो फैलाने का चांस भी कम करती है। बिकॉज आपकी नाक में जो वायरस बनता है आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो बहुत कम बनता है। तो आप कम बनेगा तो खांसने में, छींकने में कम बाहर निकालेंगे, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांस अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए जो हम्म। वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं उनको तेजी से सब बड़े लोगों को लगाना चाहिए, और इस बीच में बच्चों के लिए ट्रायल्स खत्म करनी चाहिए। जी जी जी। और ये भी बात है, बच्चों की इम्यूनिटी अडल्ट की इम्यूनिटी से अलग होती है और उनको अलग बिल्कुल अलग तरह से अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। बिल्कुल। एक और सवाल जो बहुत इस वक्त उठाया जा रहा है और पूरे इंडिया में इस बारे में बात चल रही है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी डोजेस में जो ड्यूरेशन बताया गया 6 से 8 वीक्स पहले था, 12 से 16 वीक्स बाद में हो गया। बताया गया सरकार ने इसकी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ये किया गया है, और जो वैक्सीन का एफिकेसी है वो बढ़ाने के लिए ये किया गया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि शॉर्टेज थी इसलिए सरकार ने ये किया। तो बड़ा ही इसमें लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं इस तरह के। आपका क्या कहना है उस पूरे ड्यूरेशन और उस पूरे गैप पे जो 2 डोजेस के बीच में ये किया गया है? जी, इसके 2 साइड्स हैं। पहली साइड ये है कि अगर आप वैक्सीन जल्दी देते हैं तो क्या होता है, और देर से देते हैं तो क्या होता है, और जल्दी देने का क्या कारण है और देर से देने का क्या कारण है। तो अगर आप वैक्सीन जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो और जब कोई नई महामारी आई है तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो आप पहली और सेकंड डोज के बीच में डिफरेंस थोड़ा कम रखते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्लिनिकल ट्रायल खत्म कर सकें और वो चीज मार्केट में वैक्सीन जल्दी आ सके। बट लेकिन विद टाइम ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, और देखा गया कि कितना हम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। और जब ये एक पहली वैक्सीन की और दूसरी वैक्सीन की डोज के बीच का जो अंतराल है उसको हम बढ़ाते हैं, तो उससे फायदा होता है, नुकसान होता है। तो ये देखा गया कि उससे फायदा होता है। स्पेशली कोविशील्ड के केस में देखा गया कि अगर आप वैक्सीन का अंतराल बढ़ाएं तो उससे फायदा होता है, लेकिन कितना अंतराल बढ़ाएं, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं उसको भी। तो अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें 12 हफ्ते तक के अंतराल तक चेक किया गया है कि अगर आप 12 हफ्ते के अंतराल तक पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज 12 हफ्ते के अंतराल पे लें,
यानी 3 महीने के अंतराल पे लें तो भी वो बहुत अच्छे से काम करती है, बल्कि थोड़ा बेहतर काम करती है। लेकिन अगर आप 12 हफ्ते से आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि वो 12 हफ्ते के अंतराल के बाद भी कुछ हफ्ते के अंतराल तक बहुत अच्छा काम करेगी दूसरी डोज लेना। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसका डेटा नहीं है तो हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। तो सरकार ने मेरा क्या तो फिर 1 महीने में क्यों लगा रहे थे? पहले कम टाइम पे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पहली डोज़ लगाई और आप उसको बोल रहे हैं दूसरी डोज़ के लिए 3 महीने के बाद आना। हो सकता है वो आए ही ना इंसान 3 महीने के बाद वापस लगवाने के लिए। 1 महीने में लगवा के जब वो सारे प्रोसेस में जब वो है, जब उसको याद है कि मैंने 1 महीने पहले वैक्सीन लगवाई, तो ये ज़्यादा टाइम बढ़ाने से कभी-कभी लोग दूसरी डोज़ लगवाने आते ही नहीं है। तो इसलिए क कम डोज़ लगाना प्रेफ़र किया जाता है, लेकिन वैक्सीन की बहुत नहीं है। तो अभी जो कारण है, मुझे लगता है बढ़ाने का कारण यही है कि हमारे वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है। बिकॉज़ आइडियली आप ये भी चाहेंगे कि लोगों को दोनों वैक्सीन लग जाएँ और जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सकता है वैक्सीन से, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अगर दोनों वैक्सीन की डोज़ 2 महीने पे लग गई, तो दोनों डोज़ लगने के 2 हफ्ते बाद आपको बोलते हैं कि जो वैक्सीन से मैक्सिमम 70-80% जो भी आप बोलते हैं, वो फुल प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। वही डोज़ अगर 4 महीने के बाद लगेंगी, तो हम्म। आपको फुल प्रोटेक्शन 4 महीने के बाद मिलना शुरू होगा। तो हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और नुकसान है, बट मुझे लगता है कि इस वक़्त जब भारत में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है और हमारे पास डोज़ बहुत कम है, तो अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को एकदम गंभीर बीमारी से बचाने के लिए ये एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन 12 हफ्ते के आगे उसको पोस्टपोन करना कितना साइंटिफिक है, उसके लिए कोई डाटा नहीं है हमारे पास। उज्जवल जी, अगला सवाल ये कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारी जो संशय है, शंका है लोगों के मन में इस वक्त चल रही है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा प्रेफर्ड होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसको इसकी साइंस, इसकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जानना चाहेंगे। वो दोनों कौन सी टेक्नोलॉजीज पर बनी हुई है, क्या वो अलग-अलग है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। पहले समझते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का एक तरीका है, ट्रेनिंग देने का एक तरीका है। उसमें आप क्या करते हैं कि हमारे शरीर को हम बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके शरीर के अंदर वायरस आ गया है और उस वायरस से आपका शरीर लड़ना शुरू कर देता है। तो बेवकूफ़ बनाने के अलग-अलग तरीके हैं शरीर को, ताकि शरीर तैयार हो जाए वायरस से लड़ने के लिए। पहला तरीका जो कोविशील्ड इस्तेमाल करती है, उसमें कोरोना वायरस का एक छोटा-सा टुकड़ा, जिसको हम स्पाइक कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की फ़ोटोज़ में कि उसके ऊपर एक क्रिकेट बैट जैसी चीज़ लगी हुई दिखती है। वो स्पाइक्स होती हैं, जिनसे वो हमारे शरीर के सेल्स पे कोरोना वायरस अटैच होता है। और हमारा शरीर भी उस स्पाइक के विरोध में ही एंटीबॉडीज बनाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो क्रिकेट बैट कोरोना वायरस के अंदर से निकाल लिया और उसको चिंपांजीज को इन्फेक्ट करने वाले, जुकाम करने वाले वायरस के अंदर डाल दिया और उस वायरस को फिर और वीक कर दिया कि वो वायरस अपनी अपने हमारे शरीर में आके अपने को बीमारी ना दे पाए, अपने की एक की दो कॉपी ना बना पाए। तो ये कोविशील्ड के केस में ये चिंपांजी के जुकाम वाले वायरस के अंदर कोरोना वायरस की फोटो डाली हुई है एक तरह से। जब हमारे शरीर में आता है, हमारा शरीर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और लड़ने की तैयारी कर लेता है। कोवैक्सीन के केस में एक्चुअल कोरोना वायरस को बनाया गया लैब में आर्टिफिशियल सेल्स के अंदर, और वो वायरस बना के केमिकल्स का इस्तेमाल करके उस वायरस को मार दिया गया। तो ओके। अब आप वायरस की डेड बॉडी डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो जी, फिर जी। अब फिर से हमारे शरीर को लगेगा कि अरे वायरस आ गया है बाहर से, तो चलो इससे लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन वायरस तो आया नहीं है, तो वो जाके आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, आपको बीमारी नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत आपको बुखार आ सकता है क्योंकि आपका शरीर ये मान रहा है कि वायरस आया है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना रहा है। तो एक केस में आपने चिंपांजी का कोल्ड वाला वायरस इस्तेमाल किया और एक केस में आपने मरा हुआ वायरस इस्तेमाल किया। दोनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। कोवैक्सीन वाली टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, सालों से। जैसे जो हुँ। पोलियो वैक्सीन दी जाती है, वो उसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। रेबीज की वैक्सीन उसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जो कोविशील्ड वाली टेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि दोनों वैक्सीन ऑलमोस्ट 100% आपका हॉस्पिटल जाने का, आपको ऑक्सीजन लगने का, आपकी डेथ होने का चांस खत्म कर देती हैं। तो जो वैक्सीन आपको सबसे पहले मिल जाए, जी। वो लगवा लीजिए, क्योंकि जो ये रेस है, ये 2 वैक्सीन्स के बीच में नहीं है। ये रेस इ इन वैक्सीन और कोविड इन्फेक्शन के बीच में है।
जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको समराइज किया कि ये इन दोनों के बीच में नहीं है। थैंक यू फॉर दिस। अगला सवाल, जब हम स्टार्टिंग में कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, अगर हम पिछली वेव को भी देखें, हर्ड इम्यूनिटी करके एक टर्म बहुत सुनने में आया था। अभी बीच में देखा जा रहा था कि उसके बारे में आज सच बहुत सारी बात नहीं हुई, लेकिन फिर से वो एक तरह से इट्स कमिंग अप समहाउ। क्या कोई ऐसे तरीके, कोई साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि कब तक कितने परसेंटेज पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाने से हर्ड इम्यूनिटी हम कोरोना वायरस के केस में अचीव कर सकते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेस ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली? बिल्कुल। तो ऐसी स्टडीज हुई हैं और जो लोअर एस्टिमेट है उन स्टडीज का वो 60% बोलता है कि अगर आपने 60% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो आप हर्ड इम्यूनिटी अचीव करते हैं। बट लेकिन ये हमें समझना होगा कि वेरिएंट्स, जैसे ऐसे वेरिएंट्स आते हैं जो ज्यादा आसानी से फैलते हैं, तो आपका एक थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, 60 से 70% पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और फिर एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप मान के चलिए कि दिल्ली के किसी इलाके में 60% लोगों को वैक्सीन लग गई है और किसी दूसरे इलाके में 40% को ही लगी है, तो उस लोकल इलाके में तो अभी आपने हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं की है, राइट? क्योंकि वहां पे अभी भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और हर्ड इम्यूनिटी का ये भी है कि ऐसा नहीं होता कि 60% आए, मतलब वो एग्जाम में पासिंग मार्क्स की तरह नहीं है कि 33% से ऊपर आए तो आप पास हो गए, उससे नीचे आए तो आप फेल हो गए। ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे आपका प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। फिर जब वो 60-70% के आसपास पहुंच जाएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि इतना सीरियस सिचुएशन जैसे अभी हुई है वो होने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी अमेरिका में हम लोगों को इधर एक हम 45% लोगों को लगभग एक डोज मिल चुकी है, 37% लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। और अलग अलग इलाकों में, जैसे जिस इलाके में मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे काफी सारे लोगों को 65% प्लस लोगों को वन डोज मिल चुकी है। तो अब उन लोगों ने बोला है कि आप बेसिकली बाहर जा सकते हैं, बिना मास्क के मिल सकते हैं, जो दूसरे लोग वैक्सीनेटेड है खाना भी खा सकते हैं उनके साथ में। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ परसेंटेज बढ़ती जाएगी लोगों को वैक्सीनेशन लगने की, धीरे धीरे बीमारी अपने आप कम होती जाएगी। जी जी, आपके अनुसार आप क्या, ये ओपिनियन है आपका जो अभी वहां पर खबर आई थी कि मास्क फ्री हो सकते हैं वहां पे लोग, तो इज इट सेफ या अभी और इंतजार करना चाहिए था? मुझे लगता है कि ऐसी पॉपुलेशन में जहां पर आप जो जिनसे भी मिल रहे हैं वो सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो बिल्कुल आप मास्क फ्री हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं और सच में आपको बीमारी से बचाती हैं। बट जहां पर आपको भीड़ है या जहां पर आप श्योर नहीं है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं कितने लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, वहां पर आप मास्क पहन के रखिए, दूरी भी बनाइए, इवन अगर आप वैक्सीनेटेड है तो उनको बचाने के लिए। जी जी जी। भारत में अभी ये बात चल रही है, कोरोना वायरस रूरल एरियाज में अभी सबसे ज्यादा जो पैर पसार चुका है जिसकी हम बात करें, और वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सभी को पता है कि किस तरह की फैसिलिटीज है। हालांकि अभी गाइडलाइंस आई है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, रैपिड टेस्टिंग की भी बात की गई है उसमें कि ये किया जाए, और कुछ जो कोविड केयर सेंटर्स है बनाने की। आपको क्या लगता है कि ये कदम कितने कारगर साबित होंगे, और जिस तरह का हमारा अभी का फिलहाल वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इमीडिएटली क्या कैसे मजबूत किया जा सकता है, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें एड ऑन्स? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हमें ग्रामीण इलाकों में अलग तरह से करनी होगी, वो ये है कि ये समझना होगा कि संसाधन बहुत लिमिटेड है, मतलब हमारे पास में वहाँ पे। तो शायद इवन रैपिड टेस्टिंग भी सही जगह पर, सही मात्रा में ना मिल पाए। हम्म। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में हमें ये एजुकेट करना लोगों को ज़रूरी है कि क्या सिम्पटम्स हैं, जिनको उनको वॉचफुल रहना है और वो सिम्पटम्स होने पे क्या करना है। क्योंकि टेस्ट एक चीज होता है, बट लेकिन आपको किसी गांव में, किसी इलाके में अगर आप ये देखना शुरू करें कि लोगों को अचानक से साथ में बुखार आने लगा है, उनको सांस की दिक्कत होने लगी है, तो बिना टेस्टिंग के भी हमें पता चल जाता है कि वहां पर शायद कोविड आ गया है, इस टाइम एक ही तरह का न्यूमोनिया चल रहा है। तो उस केस में हम लोग अपने रिसोर्सेज वहां फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक चेन ऑफ कमांड बनाने की जरूरत है, जो बिना टेस्टिंग के भी या टेस्टिंग के साथ भी उसको एक लेवल तक पहुंचा सके ऊपर, कि आपके गांव में एक सिस्टम है जहां पे वो ये बताया गया, समझाया गया कि अगर ऐसा देखने को मिले, अगर किसी परिवार में लोग अचानक से लोग बीमार होने लगे एक साथ, तो आपको क्या करना है, आपको किसके पास जाना है। फिर उसको पता होना चाहिए कि उसको किसके पास जाना है। तो जो आपने आपके रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टेस्टिंग वाले, आप उस इलाके में फटाफट से डाइवर्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपने देखा कि वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो आपका लिमिटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस एरिया में लगा सकते हैं, आप उसको बेटर बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन कैसे मददगार साबित हो सकती है उज्जवल जी आपके हिसाब से?
रूरल एरियाज की टेलीमेडिसिन अगर हम बात करें तो? या तो रूरल एरियाज में जहाँ पर फोन की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ पे टेलीमेडिसिन काफी मददगार हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर कोविड के केसेस में सिम्टम्स हम्म। बहुत माइल्ड रहते हैं। और अगर उस सही टाइम पर सही सलाह मिल जाए, जैसे कि अगर ये पता चल जाए उनको कि आपको जब थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हुई है, उस वक्त पर आप अगर किसी रेस्ट ले सकते हैं तो रेस्ट लें, अपना हम्म। फ्लूइड इनटेक बढ़ा लें, और या फिर बाकी के घर वालों से अलग कैसे हो जाएं। जैसे अगर फोन पर सिर्फ इतना समझाया जा सके किसी तरह से कि ये बीमारी बाकी लोगों को भी फैल सकती है, तो आपके घर में जब अलग कमरे नहीं है या अलग टॉयलेट्स नहीं है तो कैसे मैनेज करें। तो ये इन सब चीजों में भी, और डिजीज मैनेजमेंट में भी, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवाइयां हैं जो सिम्टम्स कम कर सकती है उनके दूर से, अगर उनको डायरिया है और आप उनको ओआरएस रिकमेंड, तो ऐसी चीजें भी जो हमें लगता है कि बहुत बेसिक है, एक शहरी वातावरण में सबको पता होता है कि अगर आपको डायरिया हुआ है तो आपको इलेक्ट्रॉल लेना है, ओआरएस लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गांव में सब लोगों को बात पता हो। तो कभी कभी ऐसी चीजें टेलीमेडिसिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं, और सीरियस सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को जल्दी मेडिकल हेल्थ मिलाने में भी बहुत हेल्प कर सकती है। जी, तो कहने का मतलब यही है कि जो कम्युनिकेशन है वो इससे बेहतर हो सकता है, और जी जो बिल्कुल। शायद इस समय सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है कि वो कम्युनिकेशन गैप को हम भर नहीं जी पा रहे हैं। तो जी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अथॉरिटीज हैं इस बात का और ख्याल रखें कि इस तरह की चीजें हों। हालांकि ये प्रोटोकॉल्स भी उस पूरी जो एसओपी बनाई गई है इसके लिए उसमें दिए गए हैं, वो बढ़िया जी। तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। जाते जाते उज्जवल जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत में लोगों को कि किस तरह से वो इस पूरे जो इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं उससे कोप अप कर सकते हैं, और कैसे मजबूती से लड़ाई कर बाहर निकल सकते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी के घर, परिवार सब में किसी न किसी ने ये बीमारी को भी फेस किया है, और मैंने देखा कि काफ़ी सारे केसेस में या तो लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं जब उनको पता चलता है कि वो पॉजिटिव आए हैं। तो मैं उनको बोलूँगा कि पैनिक ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बीमारी में बहुत माइल्ड सिम्पटम्स के साथ ठीक हो जाते हैं, और घर पे ठीक हो जाते हैं, बहुत मिनिमल दवाई के साथ ठीक हो जाते हैं। तो पैनिक ना करें, अपने सिम्पटम्स को लेकर वॉचफुल रहें, ध्यान रखें उन पे, और जो भी आपको मेडिकल एडवाइस मिल रही है उसको फॉलो करें, लेकिन पैनिक ना करें। और दूसरा ये एडवाइस देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, बहुत लापरवाह भी ना बने, बिकॉज हमें पता है कि काफी लोग सीरियस हो रहे हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, डेथ हो रही है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा लापरवाह भी ना हो। तो अगर आपको सिम्टम आए हैं तो टेस्ट कराएं अपना प्लीज। अगर आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम अपने को आइसोलेट करें, ताकि वो आपके घर परिवार, आपके समाज में ना फैले बीमारी और ज्यादा। और ये लोग मतलब ये दो चीजें अगर लोग करेंगे तो उससे काफी हद तक चीजें संभलेंगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप से बहुत मेडिकेशंस ना लें। अभी बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानी इंडिया में ओवर मेडिकेशन की वजह से हो रही है, और नॉन एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन को लेने की वजह से हो रही है। तो मैं सलाह दूंगा उनको कि उनको भी, और इवन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भी, कि जितनी दवाई की जरूरत है उतनी दवाई दी जाए, और जब जरूरत है तब दी जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तरह तरह की एसओएस कॉल्स में लगातार ये बात नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जिनका शायद अभी एविडेंस भी नहीं आया, उन चीजों की भी बहुत मांग देखी जा रही है। तो इसको जी लेकर भी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए तो बेहतर है, और बताया जाए कि जी। क्या दवाइयां जरूरी हैं और एविडेंस बेस्ड हैं। देवांशी जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि ये कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, आईसीएमआर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लेटेस्ट एविडेंस को देखता रहे और बहुत जल्दी अपने को अपडेट करता रहे। एक महामारी के टाइम पर डॉक्टर्स के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरे दिन पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, और ट्रेन नहीं है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इतनी जल्दी पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लिनिक में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी या इस तरह की चीजें जो हम लोगों को देते जा रहे हैं उसके बारे में हम ना पहले के पब्लिश्ड एविडेंस को देख रहे हैं, और ना अपने नए एविडेंस नए डेवलप कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को प्लाज्मा दिया इतने सारे हॉस्पिटल्स में, तो क्या उसका एक्चुअली में कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये देखना भी बहुत जरूरी है।
बहुत ही अच्छी आपने बात की, क्योंकि इस पर भी प्लाज्मा थेरेपी, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इस पर भी अभी हाल फिलहाल में खबरें आई कि इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। तो जी वही बात है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाए और उन्हें सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। बहुत बहुत जी शुक्रिया उज्जवल जी, जो थैंक यू आप ज्योति जी। ललन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स पर आए और हमें एनलाइटन किया, हमारे दर्शकों को एनलाइटन किया। कोविड के जिन नुआंसेस के बारे में शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं जानते थे, उनको भी जान पाए आपके थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया देवांशी जी।